नमस्कार। आप देख सुन रहे हैं रेडियो बूस्ट। देखना और सुनना इसलिए क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पर भी हैं और रेडियो पर भी आप इसे सुनेंगे। और हमारे साथ है किरण संधू। नमस्कार। किरण और मैं अक्सर बहुत सारी किताबों पर यहाँ चर्चा करते रहे हैं और आज भी हम इसी पर्पस से यहाँ आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें होती हैं जो एक समय में चर्चित होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उन पुस्तकों को उस रूप में पढ़ना आसान काम नहीं होता। बहुत बार तो पुस्तकें चूंकि पब्लिश भारत से बाहर से होती हैं तो बहुत महंगी भी होती हैं, लेकिन उनका कंटेंट सचमुच बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, किरण इंटरनेशनल ट्रेनर रही हैं। आपने दुनिया भर के देशों में लोगों को तरह तरह से साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर बहुत तरह तरह के लेक्चर्स दिए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय किरण हमारे साथ हैं। तो आज भी हम आपके सामने किसी तरह की चर्चा करने जा रहे हैं। बेसिकली आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो बुक नहीं है, वो एक मैगजीन का स्पेशल इशू है, द डायनामिक्स ऑफ इंक्लूसिव लीडरशिप पर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिन्हें दुनिया भर के मशहूर लोगों ने लिखा है। और चूंकि किरण इन सब आर्टिकल्स को कहीं ना कहीं अपने ट्रेनिंग मटेरियल में इस्तेमाल करती रहती हैं, तो हमें लगा शी इज द राइट पर्सन कि उनसे इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया जाए। तो किरण, पहला सवाल जो इस मैगजीन के आर्टिकल्स में भी आता है, एक बड़ा कंसेप्ट है लीडरशिप टूल किट। ये लीडरशिप टूल किट क्या है? कौन कौन सी चीजें चाहिए लीडरशिप को समझने समझाने के लिए? सबसे पहले तो नमस्कार दोबारा से एंड बहुत प्यार भरा हेलो रेडियो बूस्ट के लिसनर्स को और जो हमारे श्रोता हैं, और सर आपको भी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को बार बार आने का सौभाग्य प्राप्त होता है रेडियो बूस्ट के साथ। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो आपने क्वेश्चन किया है, जो आपका प्रश्न है, वो बहुत ही पावरफुल है। जब हम कहते हैं ना टूल किट, जो आपने सवाल उठाया है, तो टूल किट को आप ये समझ सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं आपके पिटारे में जिससे आप एक लीडरशिप की जर्नी, अपने रोल को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो वापस चलते हैं इस मैगजीन के ऊपर। जो लेखक हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर अपना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, वो टूल किट को समझाने के लिए उन्होंने पहले तो ये बोला है कि हमें समझना पड़ेगा कि आपको कैसी कैसी कॉम्पिटेंसीज, जिनको हम कह सकते हैं क्षमता, एक ऑर्गेनाइजेशन किस किस चीजों की क्षमता जरूरी आवरणीय होती है एक रोल को, लीडरशिप रोल को निभाने के लिए। तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट जो सरल तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगी, वो ये निकल के आता है। मान लीजिए कि एक रोल में, लीडरशिप के रोल में उदाहरण लेते हैं, जैसे गाड़ी चलाना आवश्यक है, एज एन एग्जाम्पल। अब इसको आगे डिफाइन करने के लिए चलो जूनियर लेवल तक सिर्फ गाड़ी चला ली, आगे कर ली, रिवर्स कर ली, लेकिन उसकी जो क्षमता है उसको सेकंड लेवल, जैसे सुपरवाइजरी लेवल तक हो गया या मैनेजरियल लेवल तक, वो ही स्किल को लेके आगे कैसे बढ़ना है। तो क्या सिर्फ बेसिक गाड़ी चलाना ही आवरणीय है, या फिर मैं उस गाड़ी चलाने को आगे पहाड़ों से जोड़ूं कि भाई आप कौन सी टेरेन में, टेरेन जैसे होती है ना, भूमि की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, प्लेन्स में चला सकते हो या टेरेन में, हिली रीजन में चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तो उस एग्जाम्पल को अगर आप लेके इन ऑर्डिनरी लाइफ भी लागू करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को अगर सिर्फ गाड़ी चलानी आती है तो पहाड़ों में भी गाड़ी चलाने का, हाँ, उतनी क्षमता से गाड़ी चला लेगा। चलो अगर गाड़ी चला भी लेगा किसी तरीके से, तो क्या जो उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं उनको वो सेफली पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा।
तो ये सब चीज़ों को जो ऑथर है उसने सोच समझ के टूल किट बनाई है। उस टूल किट में उन्होंने हर कॉम्पिटेंसी को 3 भागों में तोड़ा है, हर एक की एक डेफिनेशन जिसको आप कह सकते हो संक्षेप में भी और डिटेल में भी समझाने की कोशिश की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट को अपने सामने रखें तो पहली बात तो है हमें ये देखना पड़ेगा उस मैनेजमेंट की नीड क्या है, नीड एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद जो लोग हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी अपनी कैपेसिटीज क्या है। सेकेंडली, उनको एड्रेस करने के जार्गन्स कौन से हो सकते हैं, किन तरीकों से उन्हें समझाया जा सकता है। राइट, ये तो स्किल की डायरेक्शन में हो गया। फिर इन्होंने टूल किट में एक विल का एस्पेक्ट भी उठाया है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है कि कोई इंसान के पास अगर स्किल है और विल भी तो है और विल नहीं है तो क्या करेंगे। तो जो टूल किट है ये एक तरीके का, जिसको आप ये समझ सकते हो कि उन्होंने शेयर किया है कि आपको अगर और सक्सेस और अपने रोल को और खूबसूरती से निभाना है तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अपने लोगों को उस जर्नी में अपने साथ ले जाते हुए आप क्या क्या चीजें डाल सकते हो। जैसे कहते हैं ना, पिटारा उन्होंने बना लिया। इसका मतलब ये हुआ, पहली बात जिसे हम अंडरलाइन कर दें वो ये कि लीडर के पास एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। उसके सामने ये क्लियर होना चाहिए कि जिन लोगों को अपने साथ लेकर चल रहा है उसे किस रास्ते से गुजारना है। जो टेरेन की तुमने बात की, किस स्तर के तल रहेंगे, उसे पहाड़ पे चढ़ना है, उसे मैदान में चलना है, उसे पानी में से होके जाना है। अगर पानी में से जाना है तो उसके पास नाव होनी चाहिए, बिल्कुल। और अगर उसे पहाड़ पे चढ़ना है तो उसे उतनी स्किल होनी चाहिए और उसका व्हीकल इस लायक होना चाहिए कि पहाड़ पे चढ़ जाए। तो ये टूल किट है, बहुत साफ और सही तरीके से हमने इस बात को कर लिया। तो चलिए, एक एस्पेक्ट तो हो गया लीडर, लेकिन मुझे लगता है लीडर तो एक पहले लोग कहा करते थे लीडर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सॉरी, मेरे को एक थोड़ा सा जोक याद आ गया। या घर के बड़े बुजुर्ग ये भी बोल देते थे, अरे बहुत लीडर बन रहा है। अगर कोई शैतानी करता था उसको ज्यादा ये सुनाया जाता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अरे बहुत लीडर बन रहा है, लीडर मत बन। लेकिन मुझे लगता है इस समय सबसे ज्यादा क्राइसिस है सही फॉलोअर पाने का। लीडर तो लोग बन जाते हैं, क्योंकि हुआ क्या है कि हमारे इस पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिसमें हम लोग पले हैं, बड़े हैं, रोज हर तरह के तमाशे टीवी पर देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, तो मुझे लगता है लीडर बनना बहुत आसान है। लीडर बनने का मतलब है कमांड करना। आप गलत है, सही है, टूल किट आपके पास गलत है, तब भी आप लीडर बनने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी देश के लिए अगर जेन्युइनली काम करना है तो आपको अच्छे फॉलोअर्स की जरूरत पड़ेगी। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पहलू है लीडरशिप को लेके, कि जो लीडरशिप है उसमें एक, या जो लीडर है उसमें एक बहुत बड़ा एक एबिलिटी ये भी होनी चाहिए कि वो फॉलोअर कैसा है। तो हर लीडर को ये भी समझना है कि उसके जर्नी में उसको फॉलोअर भी बनना आना चाहिए, बनना बिल्कुल आना चाहिए। तो ये एक बहुत ही खास पहलू है इन आर्टिकल्स के बारे में, और लीडरशिप के ऊपर अगर विश्लेषण किया जाए सो ये नीड ऑफ द आवर भी है कि अगर लीडरशिप को सक्सेस चाहिए तो फॉलोअरशिप भी उतनी तगड़ी होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि फॉलोअरशिप आपके जूनियर्स ही हमेशा करें। लीडर को भी फॉलोअरशिप के जिसको कहना चाहिए नक्शे कदम पे अपनी फॉलोअर बन के दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए और उसको सस्टेन करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कई बारी राजेश्वर सर जी, कई लोग जिसको कहना चाहिए है जोश में आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अरे कहीं से कोई बात सुनी, चलो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। लेकिन उस बिहेवियर को, उस व्यक्तित्व को आप कितना अपने में जागृत रख सकते हो, जिसको कहते हैं सस्टेन करके दिखा सकते हो, वो बड़ा जरूरी है। सिर्फ एक बारी कर दिया तो उससे बात नहीं बनती। इस फॉलोअरशिप के मुद्दे पर मैं इसे पूरी सोसाइटी में एक और तरीके से देखना चाहूँगा। आप देखिए, हमारे सामने जापान का एग्जाम्पल है। हम जब भी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम जापान को काफ़ी हद तक फॉलो करते हैं। जापान के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़रूरत पड़ने पे अच्छे लीडर तो होते ही हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। और समटाइम्स जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो जापानीज को इसलिए प्रेफर करती हैं या जापान में अपना काम कराना इसलिए प्रेफर करती हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड फॉलोअर्स।
तो कुछ चीजें हमारी जीन्स में भी होती हैं, कुछ चीजें वर्षों के अनुभव से भी होती हैं। जहां जहां राजशाही रही है, जहां इंस्ट्रक्शन देने और रिसीव करने का चैनल मजबूत रहा है, वहां अच्छे फॉलोअर पैदा होते हैं। हमारी डेमोक्रेसी में सबसे मुश्किल बात यह है, आजादी से लेके आज तक हमने लोगों को लीडर बनना तो सिखा दिया। हर आदमी कहता है कि दिस इज माय राइट, लेकिन हमारी ड्यूटीज क्या हैं वे हम भूल जाते हैं। इसीलिए प्रोडक्शन पे असर पड़ता है, इसीलिए आप देखेंगे कि पॉलिटिकल लेवल पे हमेशा परेशानी रहती है। तो ये इश्यूज भी हैं जो मैनेजमेंट को भी, वर्किंग एटमॉस्फेयर को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का कि जो लीडरशिप है वो कहीं बाहर से नहीं आती। ठीक है, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप टूल किट समझ सकते हैं, लेकिन लीडरशिप का हर इंसान में एक डीएनए भी है, और वो डीएनए सोसाइटी से भी आता है। जब हम फॉलोअरशिप की बात करते हैं, उसमें जब अगर आप इसको और गहराई से समझते हैं अपने लिए और दूसरों लोग के लिए, तो जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमिलिटी, नम्रता, अपने आप को अपने ही जिसको कहना चाहिए है पेडेस्टल से नीचे लाने की एबिलिटी, क्षमता हर इंसान में होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई किसी की उम्र क्या है, किसी का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, किसी के पास कितनी चीजें हैं मटीरियलिस्टिक या नहीं। तो फॉलोअरशिप जब तक ह्यूमिलिटी नहीं आएगी, वो होना बहुत कठिन हो जाता है। जिसको कहते हैं ना द्वंद्व चलेगा बहुत जबरदस्त, क्योंकि जब तक ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस नहीं आएगी तो फॉलोअरशिप नहीं उतनी आसानी से आ पाएगी। एक सवाल और पैदा होता है यहाँ किरण, जो बहुत सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनमें आप लोगों को बार बार एड्रेस करना पड़ता होगा। लोग पूछते हैं लीडर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? तो ये बड़ा ही मैं कहूँगी प्रोवर्बियल सा क्वेश्चन है, और बड़ा जायज क्वेश्चन है कि आर लीडर्स बोर्न और आर लीडर्स क्रिएटेड। तो मेरा आंसर दोनों में यस है, और इसको आप अपने लाइफ से भी जोड़ सकते हैं कि कई ऐसी इनेट चीजें हम जन्म से लेके, जिसको मैं डीएनए कहती हूँ, हमारे अंदर होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या वो बुरी हो। सर्टन बिहेवियर्स, सर्टन ओरिएंटेशन जिसको हम कहते हैं, एक तरीके का हमारा व्यक्तित्व, राइट। और कई चीजें जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, तरह तरह के रोल्स निभाते जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी, तो कई चीजें हम हासिल करते हैं, हमको उनके लिए प्रयास करना पड़ता है। पर वो प्रयास करने के लिए मुझे, जो मैं पहले आपके साथ शेयर कर रही थी सर, कि ह्यूमिलिटी की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, और एक तरीके की ओपननेस टू लर्न, whether from people up the chain of command or people low in the chain of command. इसका मतलब आपका मानवीय पक्ष जो है, एक ह्यूमन डिग्निटी को समझने का पक्ष जो है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। उसके बगैर ना आप अच्छे नेता बन सकते हैं, ना आप अच्छे फॉलोअर बन सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अगर आप एज अपने आप को होलसम ह्यूमन बीइंग नहीं अपनी प्रयास करते अपने आप को डेवलप करने का, तो चाहे आप कितनी डिग्रीज या कितनी पोजीशन हासिल कर लीजिए, आप उसमें क्या प्रभाव लाएंगे। इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू लीडरशिप का जो कई लेखक निकाल के लाते हैं, वो ये होता है कि लेगेसी लीडरशिप, कि भाई आप क्या विरासत। सो विरासत इज नॉट जस्ट कि कितनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, कितने मटीरियलिस्टिक एसेट्स बना लिए। आपके जाने के बाद, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के जाने के बाद, आप क्या लेगेसी पीछे छोड़ के जा रहे हो। चाहे आप रिटायर हो, नहीं हो, अगले रोल में चले जाओ, अगले प्रमोशन में चले जाओ। इस बात को एक मजेदार बात जोड़ूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अगर आप पॉलिटिक्स में देखें, तो भी आपके पिता भले ही देश के प्रधानमंत्री रहे, आप में वो लियाकत नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाते। हाँ बिल्कुल, और हमारे सामने तो जीते जागते ऐसे, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन हमारे सामने ऐसे बहुत जीते जाते एग्जाम्पल्स हैं। और आप विरासत के लिए किसी के पास कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने बलबूते पे अपनी एक लेगेसी एक लाइफ टाइम में क्रिएट करके दिखाते हैं फ्रॉम स्क्रैच। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि
किसी भी व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों को प्रॉपर समझते हुए, उसका एनालिसिस करते हुए, ह्यूमन वैल्यूज को अपने भीतर रखते हुए वक्त के मुताबिक वो लीडर भी बन सकता है और वक्त के मुताबिक वो फॉलोअर भी बन सकता है। और उसे ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जनरल मैनेजर भी हूँ, तब भी ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो मुझे एक वर्कर के साथ मिलकर भी करने आने चाहिए। बिल्कुल। और ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिविएट करके एक हमारा इंडियन एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी, महिला से रिलेटेड। आई एम श्योर बहुत लोगों ने रानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में क्या पढ़ा होगा या सुना होगा, और आजकल तो एक टेलीविजन पे मेरे मदर बताते हैं, एक सीरियल भी चल रहा है उनको उनका सही इम्पोर्टेंस देने के लिए। तो अब चाहे वो उनकी शादी, उनका विवाह हुआ एक बहुत ही संपन्न और राजसीय फैमिली में, परिवार में, एक तो उनमें बचपन से कुछ क्षमता थी जो निखर के आई, और दूसरी जब उनको उनके जो फादर इन लॉ थे उनके जिसको कहना चाहिए मेंटरिंग और कोचिंग की वजह से उनकी वो एबिलिटीज एज ए लीडर, आप सोचिए उस जमाने में इतनी सेंचुरीज पहले वो एबिलिटीज बहुत सुंदर तरीके से उभार के वो ला सके। उसका एंड रिजल्ट ऑफ कोर्स गवर्नेंस या प्रशासन उनके राज्य का बहुत ही अच्छा माना जाता है। और दूसरी बात, उन्होंने सबको ये साबित, उनको कोई जरूरत नहीं थी साबित करने के लिए, लेकिन साबित करके दिखा दिया कि लीडर है तो लीडर ने अपनी पूरी प्रजा को, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके प्रॉस्पेरिटी के लिए, जैसे हम अब कितने समय से हम लोग महेश्वरी साड़ीज की बात करते हैं, एक्चुअली इसके पीछे अहिल्याबाई होलकर जी थी जिन्होंने वुमेन को उस जमाने में एक तरीके से एम्पावरमेंट दी और एक तरीके से जिसको कहना चाहिए ना कॉटेज इंडस्ट्री, इंडिजिनस इंडस्ट्री अपने ही राज्य से, कि मेरे पास इतने ही रिसोर्सेज हैं और हमें जूझना है, महिलाओं को भी ज्यादा एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए। तो ये उन्होंने अपनी जर्नी से, ये कोई उन्होंने किताब या कोई टेक्स्ट बुक या कोई मैनेजमेंट बुक से अनुभव से निकाल के लाए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कुछ उनमें पैदाइशी गुण थे और कुछ उनकी जर्नी जैसे आगे आगे बढ़ती गई, उन्होंने उसको एक और गलतफहमी हमें दूर कर देनी चाहिए, वो ये है कि लीडर इज नॉट ए किंग। आपको अगर लीडरशिप करने का मौका मिला है तो आप किसी राजशाही के बादशाह या राजा नहीं है कि आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करें, आप लोगों को कुछ समझें ही ना। और अगर आप फॉलोअर हैं तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप किसी राजा की प्रजा हैं कि आपको हर चीज फॉलो करनी ही होगी। आपको अपना विवेक, अपनी दृष्टि, समझ का इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर चलाना। बिल्कुल, और परिस्थिति को, सर्कमस्टांसेस को समझने की भी कोशिश उतनी ही करनी पड़ेगी। मुझे लगता है किरण, एक बात और हमें ध्यान देनी चाहिए, और यहाँ भी आर्टिकल उस तरह के हैं। सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन। आमतौर पे दिक्कत ये आती है, लीडर समटाइम्स लीडर नहीं रह पाता या इथिकल लीडर नहीं हो पाता, और जो फॉलोअर्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। हाँ जी, कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन एक ऐसा टूलकिट का जरूरी पार्ट है जो लगभग हर जगह महत्वपूर्ण होता है। वहां जरा सा ऊपर नीचे होने से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी आप रोशनी डालें कि जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाके लीडर्स और फॉलोअर्स दोनों को आमने सामने देखती हैं तो उनको कम्युनिकेशन किस तरीके का होना चाहिए, उसको लेकर आप उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस देती हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, जिसको कहना चाहिए एस्पेक्ट लीडरशिप का। और मैं कहती हूँ सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक नहीं, बट लाइफ में और बहुत पहलुओं में ये मैटर करता है। बट स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशंस को लेके राजेश्वर सर जी, एक चीज जो हम बार बार इनकाउंटर करते हैं वो हो जाती है लेगेसी बिहेवियर्स। एक हमने बोला कि आप क्या लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, और एक हो जाता है लेगेसी बिहेवियर के। और हम ये समझते हैं कि जो लीडरशिप होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इट्स अ टॉप बॉटम अप्रोच, मतलब वो ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर नहीं जाती। उसमें हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं
जो जिसको कहना चाहिए काउंटर प्रोडक्टिव हो रही हैं, या उन बिहेवियर्स को लीड करके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो बदलाव ऊपर से आना चाहिए। अगर इस एस्पेक्ट को हम समझें, आप ज्यादातर देखिए इंडिया का एग्जाम्पल आप उठा के देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रीम में कोई भी स्टेट का अगर चीफ मिनिस्टर की इंटेंशन सही है, उसके बिहेवियर्स पब्लिक में कहते हैं ना लीड बाय एग्जाम्पल, तो ज्यादातर जो प्रभाव पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी पे या उनके जो नीचे लोग काम करते हैं या उस स्टेट के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें आई एम नॉट सेइंग ओवरनाइट बदलाव आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे असर पड़ता है कि अब मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर है या कोई लीडर है जिसको खुद आदत है कि मैंने टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, तो सारा सिस्टम टाइम पे आ जाएगा। बिल्कुल। और नॉट जस्ट टाइम पे आएगा, टाइम पे आने के बाद एक तरीके का उनके अंदर जो मैंने नोटिस किया, और ये ऑर्गेनाइजेशंस में भी लागू होता है, एक तरीके का उनके अंदर एक कहीं ना कहीं एक भय भी होता है कि अगर मैं अपनी सीट पे नहीं मिला या मैं अपनी सीट से बहुत गायब हुआ, क्योंकि हमने ये भी नोटिस किया है कि बहुत बारी फर्जी लोग टाइम पे पहुंचते हैं ऑफिस, राइट? पहुंच गए, पंच इन कर लिया कार्ड, उसके बाद गायब। तो ये कहने को छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये इन बातों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आपने शुरू में बोला ना कि जापान में जब लोग काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी उनकी अलग लेवल पे होती है, इंस्ट्रक्शंस लेने की क्षमता या ओपननेस, तो ये सब चीजें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे इनमें सुधार आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो लीडर के लिए भी जरूरी है और फॉलोअर के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आप जो वैल्यूज हैं, एथिक्स एट द एंड ऑफ द डे क्या है, वो हमारी वैल्यूज है। और हर इंसान का अंदर एक जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में कंपस होता है, तो वैसे ही हमारे अंदर भी हमारा एक मॉरल कंपस होता है। तो उस कंपस को मैंने कितना ठीक करना है, किस तरफ घुमाना है, या उसी को लेके बैठे रहना है और उसको एक्सपैंड नहीं करना, तो ये भी मेरे ही हाथ में है। पर हाँ, जरूर लीडर का एक इन्फ्लुएंस आप कह लो या प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अभी तक की चर्चा की उसके कुछ जस्ट पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। वो ये है कि लीडर और फॉलोअर्स अलग अलग नहीं होते, ऑल डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। जो व्यक्ति नेता है उसे कभी फॉलोअर भी होना होता है, और जो फॉलोअर्स हैं उनमें से ही लोग नेता भी बनते हैं। इसका मतलब पर्सनैलिटी आपकी इस तरह से डेवलप होनी चाहिए कि आप लीडरशिप का रोल भी ले सकें और आप एक अच्छे फॉलोअर भी हो। एक बात। दूसरी बात ये हुई कि हमें अपने सर्कमस्टेंसेस को लेकर और अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक नीड बेस्ड एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद अपनी टूल किट के जार्गन्स इस्तेमाल करने चाहिए कि कहाँ क्या है और क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। थर्डली, ये सब करके एक जो मोरल वैल्यूज हैं, जो इथिक्स है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा तुमने कहा कि आपने जस्ट कार्ड पंच कर दिया, उसके बाद आप सीट से गायब हो गए। आपको काम करना होगा और आपको समझना होगा। मैं एक खराब एग्जांपल देना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जब हम वर्कर्स की बात करते हैं, चाइना में क्या है, चाइना में काम के घंटे भी तय हैं और वर्क की क्वांटिटी भी तय है। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो अनस्किल्ड लेबरर्स हैं वो आप हमारे देश में भी देखेंगे, कभी बैठ जाएंगे, कभी बीड़ी पीना शुरू करेंगे, कभी यहाँ बैठे, कभी वहां बैठे, कभी काम करने का मन नहीं है। तो ये इस बात को उन्होंने भी लगातार ऑब्जर्व किया कि वो आदमी बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, तो उसे समझाना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो वहां अगर मान लीजिए कोई किसी एक जगह पर से मिट्टी से ईंटें बनती हैं, तो 8 घंटे काम भी करना है और हर आदमी को शाम तक 100 ईंटें भी बनानी है। मतलब अगर वो उसको नहीं कर पाता है तो फिर काफी घंटों का कोई मतलब नहीं है। फिर वो एडिशनल वर्क देगा और वो हो जाएगा उस काम, तभी वो जा पाएगा। तो मेजरेबल टारगेट्स सेट करना भी। और अब नुकसान हमारे जैसे देशों का होता है। यहाँ इतनी ओपन डेमोक्रेसी है और बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, तो यहाँ मुश्किल ये होती है कि हम नेता तो पैदा कर देते हैं, वो मजदूर भी जो कहना चाहिए हाईली एजुकेटेड नहीं है, वो भी हमसे सवाल पूछता है कि क्या आप हमारे मालिक हैं? आप भी तो नौकर हैं हमारी तरह। लीडर के सामने भी बड़े क्राइसिस पैदा होते हैं।
तो वैसे में वर्क का आउटपुट नहीं मिलता। इसका मतलब सबसे बड़ी बात जो ये है कि लीडर और फॉलोअर की रिलेशनशिप में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का भी वैल्यू है। जैसा जैसे जैसे आपने कहा कि चाहे जो भी कहें उसे आप डर कह लीजिए, उसे आप सैंक्शंस लगाने की पावर कह लीजिए, वो जब रहती है तभी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम करता है, और ये बैलेंस बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स ये तभी बन सकता है। बिल्कुल, जैसे आज से बहुत साल पहले एक मैनेजमेंट में कहते थे लॉर्ड डेमिंग, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। तो जब तक प्रोडक्टिविटी की हम लोग उसमें बेंचमार्किंग नहीं करते, उसमें मेजर्स नहीं डालते, तो कोई भी चाहे वो सरल से सरल कार्य क्यों ना हो वो नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखकर प्रॉपर अपना एक नीड बेस्ड अपनी टूल किट बनाएं। वो टूल किट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वो बनाएं, और उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़े बैलेंस तरीके से चला पड़ सकेंगे। और इस गलतफहमी को निकाल दीजिए कि लीडर लीडर होता है। लीडर को भी फॉलोअर बनना पड़ता है और फॉलोअर को भी लीडर बनना पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये है कि आज लीडरशिप को लेकर जो चर्चा हमने की है इसका बेनिफिट जरूर लोगों को मिलेगा। अब भी अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे दिमाग में बचता है कि लोगों को दिया जाना चाहिए तो हम चलते चलते दे सकते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अंत में कि एक बहुत अच्छा एनालॉजी जिसको कह सकते हैं उदाहरण निकल के आता है कि जो बॉस्ट्रिज नहीं होना चाहिए। जैसे एक पक्षी है उसको हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं। अब ऑस्ट्रिच की क्या खासियत होती है? वो ये होती है कि वो एक तो बहुत लंबा होता है और लेकिन वो अपने आप को नीचे धरती में बैठ के उसको लगता है मेरे आसपास दुनिया मेरे को नहीं देख पा रही। तो अगर आप लीडर हो, किसी भी रोल में हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो बस आप ऑस्ट्रिच या जिसको हम कहते हैं बॉस्ट्रिच बचने के कमी से दूर रहिए, बॉस्ट्रिच ना बनिए। और फॉलोअर के केस में भी आप ईमानदार रहिए। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी ले रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में सोच रहा है, आपको भी इथिकली उस ऑर्गेनाइजेशन को रिपेमेंट के बारे में सोचना चाहिए। वो वर्क के थ्रू कर सकते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए, मेरा ख्याल ये है कि लीडरशिप पर जो आज हमने चर्चा की, कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। उन आर्टिकल्स 300-400 पेजेस के आर्टिकल्स को निकाल के हमने कुछ देर में अपने श्रोताओं को, दर्शकों को दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि रेडियो बूस्ट का ये कार्यक्रम लोगों के बीच में पॉपुलर होगा और हम इस तरह से और बहुत सारी किताबों पर चर्चा करते रहेंगे। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।